हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूके ट्रिपल एस सी अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो उसने एलटी के एग्ज़ाम्स करवाए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये कैसे क्वेश्चंस उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम्स में जो है वो आएंगे, ये कैसे क्वेश्चंस वो पूछता है अपने होने वाले एग्ज़ाम्स में, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो वेरी थॉरली, अच्छे से इसको देखिए और समझिए, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग्स टू विच डिफेंस स्ट्रेटेजी। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि साइकोलॉजी में टू शो वन सेल्फ मतलब अपने आप को किसी दूसरे पर्सन की तरह दिखाना, ठीक है, उसकी तरह बनना। बेसिकली ये कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म में आप इसको काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन या रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। तो साइकोलॉजी में 4 ऑप्शंस जो डिफेंस मैकेनिज़्म है हमारे, देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है मेरे पास जो कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हम यूज़ करते हैं। रिप्रेशन वी हैव, रिग्रेशन वी हैव, डिनायल, प्रोजेक्शन हम देखते हैं, सप्रेशन, रैशनलाइजेशन, कॉम्पनसेशन। तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज़्म है। तो ये देखिए बेसिकली अपने आप को ऐसा कहते हैं ना, हम सेलिब्रिटी को हम अपना आइकन मान लेते हैं या अपने पेरेंट्स को हम आइडल मान लेते हैं और उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। तो बेसिकली दैट मैकेनिज़्म इज़ वही वो कौन सा मैकेनिज़्म है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन, ओके, एंड आफ्टर दैट इज़ रिग्रेशन and projection, reaction formation. So yes, the right answer is A, ठीक है। तो A है हमारा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफिकेशन में देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम जो है अपना एक आइडल बना लेते हैं, ठीक है। हम किसी को इमिटेट करते हैं, जैसे ना सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे अगर आपको कोई जैसे यंग अडल्ट होते हैं उनको कोई सेलिब्रिटी पसंद है, लाइक वी कैन से शाहरुख खान पसंद है, तो उसकी नकल करता है, उसकी तरह बिहेव, उसकी तरह बनने की या उसकी तरह हरकतें करने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जो डिफेंस मैकेनिज़्म है दैट वी काउंट दैट इन आइडेंटिफिकेशन, ओके। So yes, identification is the right answer. When to show oneself like any other person, okay. जैसे कि अगर मैं कहूँ, एक बच्चा कहता है फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एक्ट एंड स्पीक लाइक माई बुली, या मैं मतलब अपने किसी जो मेरे को परेशान करता है मैं उसी की तरह बिहेव करूँगा या उसी की तरह एक्ट करूँगा। तो दैट मैकेनिज़्म वो कौन सा फॉलो कर रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहा है, ओके। सो द राइट आंसर इज़ ए, आइडेंटिफिकेशन। देखिए बाकी सारे जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको हम देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है रिप्रेशन। अब रिप्रेशन में क्या होता है, इनवॉलेंट्री पुशिंग अनप्लीजेंट फीलिंग्स आउट ऑफ वंस माइंड, ठीक है। तो रिप्रेशन में है कि मतलब जानबूझ के मतलब बिना इच्छा के हम क्या करते हैं, अपनी जो गंदी जो फीलिंग्स हमारे दिमाग में अच्छी नहीं होती है उसको हम अपने माइंड से निकालते हैं। जैसे लाइक हम कहें कि आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दी एक्सीडेंट, तो हम उसको याद नहीं करना चाह रहे, अपनी जो वो फीलिंग है हमारे माइंड में उसको बेसिकली उस फीलिंग को हटाना चाह रहे हैं अपने माइंड से। तो दैट मैकेनिज़्म इज कॉल्ड रिप्रेशन, ओके। आफ्टर दैट वी हैव रिग्रेशन। देखिए क्या होता है कि रिटर्निंग टू बिहेवियर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यंगर एज रैदर देन मैच्योर बिहेवियर। अब देखिए रिग्रेशन में आप अपनी एज से क्या होता है, छोटे एज में चले जाते हैं,
ठीक है, छोटे एज की जो हमारी हरकतें हैं हम वो बिहेव करने लगते हैं। लाइक अगर बच्चा कहता है कि आई विल जस्ट स्लीप एंड एक्ट लाइक माई चाइल्डहुड, मैं मतलब अपने बच्चे की तरह जैसे मैं छोटे में सोया करता था वैसे सो जाऊंगा और मम्मी मेरा आके मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। ठीक है, या फिर कोई बच्चा अगर टेंशन में है तो वो क्या करता है, अपने अंगूठा चूसने लगता है या मतलब सुसु कर देता है बेड पे, तो वो अपनी उस एज में चला गया है जहाँ से जिस एज में वो पहले था और अपने जिस करंट एज में है उससे वो छोटे एज में चला गया है। ठीक है, तो दैट मैकेनिज्म इज़ नोन एज रिग्रेशन। ओके, सो दैट इज़ regression. After that is denial. So what is denial? Is unconscious lack of recognition of something that is obvious to other. ठीक है, denial में हम देखिए क्या करते हैं कि उसको accept ही नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ लगे अगर कोई कन्वर्सेशन है उसमें बोले यू आर लाइंग, आई डोंट बिलीव दैट आई हैव ए कैंसर, द टेस्ट रिपोर्ट मस्ट बी रॉन्ग। तो देखिए इसमें वो डिनाई उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की, मतलब वो एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहता कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो जब हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो दैट डिफेंस मैकेनिज्म वी कॉल एज डिनायल। ओके, सो येस डिनायल जब हम जानबूझ के, ठीक है, हम उसको कॉन्शियसली क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज डिनायल। आफ्टर दैट देखिए वी हैव प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन देखिए क्या होता है कि हम उसको अपनी जो फीलिंग है या फॉल्ट जो हमारी फॉल्ट्स है वो हम किसी और पर्सन को के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ आई एम नॉट सेल्फिश, यू आर द वन हु ऑलवेज बिट्रे मी, मतलब मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मतलबी, तुम हो जो हमेशा मुझे धोखा देती हो। तो मैं क्या कर रही हूँ उसको अपनी जो फीलिंग्स है या जो हमारी फॉल्ट है वो हम किसी और के ऊपर लगा दे रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्शन। ओके, सो येस projection we have attributing our feelings or faults to another person or group. After that देखिए we have suppression, consciously and intentionally pushing unpleasant feelings out of one's mind. ये भी देखिए repression के सेम रिप्रेशन के तरह है, हम कह सकते हैं। आफ्टर दैट देखिए रैशनलाइजेशन, मेकिंग एक्सक्यूजेस टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन और बिहेवियर रेदर देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। जब हम किसी सिचुएशन जो लाइक हम मान लीजिए हमने कुछ गलत किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय बच्चा जो है वो क्या करता है, उसके एक्सक्यूजेस बनाने लगता है कि नहीं मैंने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेट्स आ गए थे या मेरे ना पेट में दर्द हो रहा था वगैरह वगैरह। जब बच्चा बहाने बनाने लगता है तो दैट वी कॉल एज रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम एक्सक्यूज़ देने लगते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, तो दैट इज़ नोन एज रैशनलाइजेशन। अब देखिए कंपनसेशन, मेकिंग अप फॉर वीकनेस एंड मिस्टेक्स थ्रू गिफ्ट गिविंग, ओके, हार्ड वर्क एंड एक्सट्रीम एफर्ट्स। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ जो हमारी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम उसके बदले में कुछ क्या करते हैं, कॉम्पनसेट करते हैं, तो दैट वी कॉल एज कॉम्पनसेशन। जैसे अगर मैं कहूँ कि इवन दो आई हैव लो IQ, आई विल वर्क रियली हार्ड डे एंड नाइट टू सक्सीड इन माई लाइफ, मतलब ठीक है मेरा IQ कम है तो मगर मैं हार्ड वर्क करूँगा दिन रात ताकि मैं सक्सीड कर सकूँ। तो मैं पहले वाले एक्शन को अपने कंपनसेट मतलब उसको पूरा मतलब उसके बदले में आप कह सकते हैं कि उसको उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क, मेरे IQ कम है तो मगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ डे और नाइट ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकूँ। ठीक है, सो द राइट आंसर वॉज ए, आइडेंटिफिकेशन। Now we will move to our next question, which is question second. We have, according to Berner's theory of cognitive development, which of the following is not a mode of thinking? तो देखिए बर्नर जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। आई होप आप लोग इस थ्योरी के उनकी इस थ्योरी से अवेयर होंगे। देखिए इसमें वो क्या कहते हैं
बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि उनका ये मानना था, बर्नर बिलीव दैट चिल्ड्रन कैन लर्न कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एंड दैट इवन अडल्ट, बच्चे भी और जो बड़े हैं, इवन जो बड़े लर्नर्स हैं वो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? इफ़ द प्रेजेंटेशन मोड इज़ अरेंज इन 3 स्टेजेस। तो मतलब अगर हम 3 स्टेजेस में प्रेजेंटेशन को, मतलब सिखाने की जो स्किल्स है उसको 3 स्टेजेस में अगर डिवाइड कर दें तो हम क्या करेंगे, बच्चे को जो यहाँ उसका कॉग्निटिव विकास है वो कर सके। अब देखिए वो 3 स्टेजेस उन्होंने क्या दिए हैं। पहला तो था उन्होंने इनएक्टिव दिया, ठीक है। पहला वो बताते हैं कि इनएक्टिव है। आफ्टर दैट ही सेज कि आइकॉनिक इज द स्टेज, एंड थर्ड ही सेड सिम्बॉलिक, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मूड ऑफ थिंकिंग। तो कौन से मूड थिंकिंग जो है ब्रूनर्स ने नहीं दिए हैं, ब्रूनर ने नहीं दिया है। तो देखिए इनएक्टिव उन्होंने दिया है, आइकॉनिक भी दिया है, न्यूमेरिक, यहाँ पर आप देखिए 3, ये जो ब्रूनर का जो मॉडल है उसमें आप देखेंगे न्यूमेरिक नहीं है। सो द राइट आंसर इज सी, न्यूमेरिक। वी हैव द राइट आंसर। तो देखिए इनएक्टिव में बेसिकली क्या होता है, डूइंग, यहाँ पर देखिए आप ये इस पिक्चर में देखेंगे, मतलब हम करते हैं, वी डू फिजिकल एक्टिविटी देन वी आर एबल टू लर्न। आफ्टर दैट इज आइकॉनिक, आइकॉनिक में हम बेसिकली देखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज सिम्बॉलिक, जिसमें हम सुनते हैं, हियरिंग और स्पीकिंग, ठीक है। तो देखिए ब्रूनर जो अपने इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं उन उसमें वो बता क्या रहे हैं। देखिए पहला जो स्टेज है, जैसे मैंने बताया, डूइंग स्टेज है। तो इसमें हम जो सीखते हैं, हम बेसिकली बच्चे जो सीखते हैं वो लर्निंग थ्रू मूवमेंट और एक्शन, लाइक वो प्ले कर रहे हैं बुक से, प्लेइंग विद बुक आ जाएगा, ठीक है। एक्शन करके, मूवमेंट करके वो सीखता है बच्चा, उसमें इनएक्टिव स्टेज हम कहते हैं। दूसरा स्टेज है हमारा आइकॉनिक, उसमें लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन्स, मतलब बच्चा जो है पिक्चर्स देख के, इमेजेस देख के, आइकन्स देख के सीखता है। एंड आफ्टर दैट इज सिम्बॉलिक, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल्स, मतलब अब कहते हैं ना जो एक्सट्रैक्ट, एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो अमूर्त होता है, जो जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसको हम अपनी माइंड में, बच्चा इतने कैपेबल हो जाता है कि अपनी माइंड में उसे इमेजिन करता है या उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो दैट कम्स इन थर्ड स्टेज विच इज़ इन सिम्बॉलिक स्टेज, ओके। सो येस, दीज आर द 3 stages which is given by Brunner. So here you can see doing, seeing, hearing and speaking, that is we call as blended learning, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए ये कॉन्सेप्ट भी ब्रूनर ने दिया है। ये व्हाट इज़ दिस इज स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट जो है ब्रूनर ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट में देखिए क्या डिफ़िकल्टी लेवल हमारी क्या होती है, कैसे कम होते जाती है। देखिए पहले हमारी न्यू कंटेंट होता है, हमारे पास जो न्यू कंटेंट है उसको हम रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई न्यू कंटेंट आया, फिर हमने उसका रिवीजन किया, फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब हम उसको रिवाइज करते करते उसकी मास्टरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसको हम मास्टर कर लेते हैं, मतलब हम उस जो लर्निंग है उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए स्पाइरल करिकुलम बेसिकली क्या है, इसमें स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यूली जो है वो पीछे देखते हैं, लुक्स बैक ऑन सब्जेक्ट्स प्रीवियसली लर्न, मतलब जो उन्होंने पीछे जो पढ़ाई की है, जो पीछे सीखा है, वो उसको छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब जो पीछे पढ़ा था उसको भूल गए, अब नए से जो पढ़ रहे हैं तो नहीं, जो पीछे पढ़ा था उसको अपने साथ लेके चलते, प्रीवियसली लर्न नॉलेज के बेसिस पे ही दे कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, ठीक है। अ मोर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सिंपल लाइक देखिए क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 5th में आपने जो मैथ्स पढ़ी है, बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं वो एक क्लास 5th के लेवल का था। आफ्टर दैट जब वो क्लास 6th में गए उन्होंने मैथ्स एडिशन पढ़ा, मगर उसका जो लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया था। तो बेसिकली जो है हम अपने प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो प्रीवियस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस करिकुलम, ओके। स्पाइरल करिकुलम देखिए क्या है, टॉपिक्स आर रिविजिटेड, बार बार
टॉपिक्स पे हम जाते हैं, रिविज़िट करते हैं, रिवीजन करते हैं उसका, ठीक है। फिर उससे क्या होती है, हमारा लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती है। न्यू लर्निंग रिलेटेड टू प्रीवियस लर्निंग, बिल्ड न्यू नॉलेज ऑन प्रायर लर्निंग। तो न्यू नॉलेज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो पुरानी लर्निंग है उस पर, ठीक है। सो दिस वॉज अ स्पायरल करिकुलम विच इज़ गिवन बाय ब्रूनर, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, बेसिकली जो उसका मॉडल है वो यही, जो उसका स्पायरल करिकुलम जो ब्रूनर ने दिया है, वो जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, वो इसी मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। सो येस, द राइट आंसर इज सी, न्यूमेरिक इज़ नॉट द मॉडल ऑफ थिंकिंग गिवन बाय ब्रूनर, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन थर्ड, which says concept learned by student in history class is used by him in हिंदी class। मतलब मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया है हिस्ट्री क्लास में, अब वो उसको हिंदी क्लास में यूज़ कर पा रहा है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल आप कहेंगे इसको, आप कौन सा ट्रांसफ़र हुआ है उसका, नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, या पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। Negative transfer, after that is bilateral transfer, after that we have this vertical transfer, after that we have positive transfer। तो कौन से ट्रांसफ़र हुआ है उसका, देखिए ट्रांसफर्स के टाइप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। वी हैव पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है, वी हैव नेगेटिव ट्रांसफ़र, आफ्टर दैट वी हैव ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन थर्ड का हमारा, कि बच्चे ने अगर हिस्ट्री की क्लास में कुछ सीख लिया है और अब उसको हिस्ट्री की क्लास का जो सीखा हुआ है वो हिंदी की क्लास में भी यूज़ कर पा रहे हैं, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। मतलब पॉजिटिवली कुछ सीखा है उसने, तो वो आएगा हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र में, ठीक है ना। देखिए पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है जो अगर हम किसी चीज़ एक जगह से सीख के किसी दूसरी जगह पे सीख पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। अब देखिए जो यहाँ पर है नेगेटिव ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, जो हमने एक प्रीवियस नॉलेज लर्न किया है, ठीक है, वो हमको क्या कर रहा है, दूसरी नॉलेज को एक्वायर करने में इंटरफेयर कर रहा है। नेगेटिव नॉलेज ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ नहीं सीखा हमने, या नेगेटिव हमें मतलब कुछ हमारा ज़ीरो ट्रांसफ़र हो रहा है लर्निंग का। नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब है, देखिए मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री की क्लास में कुछ सीखा था, तो वो आपको हिंडर कर रहा है हिंदी की क्लास में कुछ नया जो सीखने के, क्योंकि आपने हिस्ट्री की क्लास में एक चीज़ सीखी थी, आप उसको दूसरी उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि नहीं यहाँ तो मैंने ऐसा सीखा था, तो इस क्लास में ये सीखा था, तो इस क्लास तो हिंदी की क्लास में ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब आपका एक नॉलेज आपने जो सीखा है वो दूसरी नॉलेज पे इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको नया नॉलेज सीखने से आपको आपके लिए बाध्य कर रहा है, बाधा डाल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। सो येस, दिस वाज नेगेटिव ट्रांसफ़र। और जीरो ट्रांसफ़र तो आपको पता है कि आपको ने किसी एक लर्निंग से कुछ भी नहीं सीख के दूसरे लर्निंग पे नहीं, आप उसको लेके एक क्लास से सीख के आपने दूसरी क्लास में उसको कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ उससे आपने नहीं सीखा, तो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो ट्रांसफ़र, ओके। सो येस, दिस वाज ज़ीरो ट्रांसफ़र है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र। देखिए उसके अलावा बायलैटरल ट्रांसफ़र भी है, उसके बाद वर्टिकल ट्रांसफ़र भी है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी देखिए फ्रेंड हैं, जो कि मैं आप लोगों से अब मैं आपको ये होमवर्क देना चाहूँगी कि आप वर्टिकल ट्रांसफ़र और बायलैटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, इसको आप रिसर्च करिए इस पर, ठीक है। इसको फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो येस, द राइट आंसर इज़ डी, positive transfer। So now we will move to our next question, which is question 4th। The knowledge of individual difference belongs to which category of teachers। देखिए अगर बच्चे में आपको पता है क्लास में एक जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा नहीं होता है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। लाइक इफ़ वी हैव 30, 40 या 50 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। एज वी नो कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, अलग क्षमताएं होती हैं, ठीक है। तो
हम देखेंगे कि जो बच्चा है वो तो होता है वो सारे अलग होते हैं, तो वो जो इनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये इसका कारण क्या है ये से पूछा गया है कि क्या रीज़न है कि अगर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस लेके आ रहा है तो किस रीज़न से उसमें मतलब वो कौन सी क्वालिटी होगी टीचर की उसको टैकल करने की, सोशल क्वालिटी होगी, प्रोफेशनल क्वालिटी होगी या पर्सनल क्वालिटी होगी या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए ये टीचर की पर्सनल क्वालिटी में आएगा, ठीक है, सॉरी प्रोफेशनल क्वालिटी में आएगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ टीचर बिलोंग्स टू विच इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू द प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ टीचर, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस रीज़न से होते हैं बच्चों में, लाइक वी हैव हेरिडिटी, जो हेरिडिटी है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है उसके वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है वातावरण, उसके वजह से हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, हमारे पेरेंट्स की जो अर्निंग है उस पर भी हमारा जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है वो इफ़ेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस, नेशनलिटी क्या है, सेक्स डिफरेंसेस ऑल्सो आर देयर, लाइक गर्ल्स मैच्योर अर्लियर देन बॉयज़, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से पहले मैच्योर कर जाते हैं, तो ये सारे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव एज एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। टेम्परामेंट, हम मतलब कितने इमोशनली स्टेबल हैं, ये सारी हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टर क्या है, ये सारी ऑल्सो प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दी what individual differences। तो यहाँ you can see all childrens are different in a class। so yes, तो the knowledge of individual difference belongs to which category of teacher, तो ये उस टीचर की प्रोफेशनल क्वालिटी में आता है, ठीक है। so yes, the right answer is B। now we have question 5th, in which teaching method the new rules or principles are derived from examples, ठीक है। मतलब नया रूल और प्रिंसिपल हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स से डिराइव करते हैं। देखिए बेसिकली टीचिंग मेथड आपने पढ़े होंगे अपने बीएड में, या वैसे आपने पढ़े होंगे कि टीचिंग मेथड आपने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डिडक्टिव है, वी हैव इंडक्टिव, वी हैव लेक्चर मेथड, वी हैव सिंथेसिस मेथड। देखिए इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, अदर मेथड्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें कि क्या होता है, हम पहले रूल्स और प्रिंसिपल्स देते हैं, फिर हम उसमें से एग्जाम्पल्स डिराइव करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडक्टिव, ठीक है। देखिए यहाँ पिक्चर देखिए आप, यहाँ पर इंडक्टिव टीचिंग, पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, एग्जाम्पल देन रूल्स, ठीक है। तो नया रूल हमें कहाँ से मिल रहा है, पहले हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, फिर हमें नया रूल्स मिल रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर हम नए रूल्स और प्रिंसिपल को कैसे सीखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं। दैट मेथड इज़ नोन एज इंडक्टिव मेथड, ओके। सो येस, इंडक्टिव मेथड इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें डिडक्टिव मेथड की, देखिए डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, रूल्स पहले आते हैं, एग्जाम्पल्स बाद में आते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, जैसे कि हम बोले इंडक्टिव में एग्जाम्पल्स पहले और रूल्स बाद में, और डिडक्टिव में रूल्स पहले हम दे देते हैं, लाइक हम किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें हम पहले रूल्स दे देंगे और फिर एग्जाम्पल्स देंगे। तो ये जो डिडक्टिव मेथड है ये एक तरह से हम इसको नेगेटिव मेथड भी कह सकते हैं। बेसिकली दिस मेथड इज़ नॉट प्रेफर, ये मेथड जो है पहले यूज़ होते थे ज़्यादातर, जैसे हमारे ट्रेडिशनल क्लासेस थे उसमें ये डिडक्टिव मेथड ही हुआ था। मगर अब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ या मतलब एजुकेशन में डेवलपमेंट हुए हैं, तो उससे अब क्या है कि हम इंडक्टिव मेथड को प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स दीजिए और जो उसके रूल्स हैं वो खुद उसको कंस्ट्रक्ट करने दीजिए, ठीक है। So yes, inductive is examples first, rules after that, and deductive is rules first and example is given afterward, okay।
So yes, the right answer is inductive method. So we will move on to our next question, which is question 6th. ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, seats are reserved for children of economically and socially disadvantaged group of society in private schools. अब देखिए ये कह रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात कर रहा है. अब देखिए जो ये जो एक्ट है ये हर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो आपको ये आई विल सजेस्ट कि आप इसको इस जो एक्ट है उसको ज़रूर पढ़ के जाइए, अच्छे से इस एक्ट को पढ़ के जाइए. इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा से और अभी भी पूछे जाते हैं. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ जो पूछ रहा है क्या कि जो कितने सीट्स रिज़र्व हैं किसके लिए, जो चिल्ड्रन इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. तो हर प्राइवेट स्कूल में जो इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी है उसके कितने परसेंट बच्चों को आपको इनरोल्व करना, इट्स कंपलसरी फॉर दैट स्कूल. सो यहाँ देखिए राइट आंसर वी हैव सी 25%. तो मतलब 25% सीट जो RTI वाले बच्चे हैं, RTE वाले बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व होता है. ठीक है, अब देखिए बाकी मैं यहाँ देखिए कुछ एक्ट्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, देखिए राइट टू एजुकेशन से जो रिलेटेड है ये सारे एक्ट जो है बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में टीचिंग में या जर्नल जो हमारा सेक्शन आएगा एग्ज़ाम में, जो हमारा जो सेक्शन A है जो कि उसमें भी आप लोगों से ये आर्टिकल्स कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आर्टिकल है 21A. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत होगी, मोस्टली सबको पता ही है कि 21A क्या कहता है. देखिए ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, जो आया कब है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया है. ठीक है, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था. और ये क्या कहता है, ये कहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आप देंगे हर उस बच्चे को जिसकी उम्र कितनी है, 6 से 14 साल है. ठीक है, तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन विल बी गिवन टू चिल्ड्रंस हु कम अंडर द एज ऑफ 6 to 14. ठीक है, तो ये 21A कहता है. ठीक है, अब देखिए 21A मैंने आप लोगों को बताया. आप देखिए 21 क्या कहता है. आर्टिकल 21 कहता है कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हम सबकी जो हमारा जो राइट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें किस में मिलती है, आर्टिकल 21 में मिलती है. ठीक है, आफ्टर देखिए आर्टिकल 41. ये बेसिकली देखिए जो 21A है ना ये फंडामेंटल राइट्स में आता है. ठीक है, 21A जो है वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का. मगर जो 41 है ये भी यही कहता है कि आपको 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, मगर ये कंपलसरी नहीं है. ठीक है, ये आता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. बेसिकली ये एक्ट हर स्टेट्स को ये बताता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, बट एक कंपलसरी नहीं है. उन स्टेट के ऊपर ये लीगली फोर्स नहीं करता, बस उसको ये बोला गया है, उस स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने स्टेट में क्या करेंगे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे 6 से 14 साल के बच्चों को. तो ये दिस जो आर्टिकल है 41 ये आता है पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो DPSP हमारा उसमें आता है, और जो 21A है वो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स वाला है उसमें आता है. ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली इसमें डिफरेंस है. ओके, इसमें जो स्टेट को डायरेक्शन मिलती है कि आप जो वर्क करने का, एजुकेशन देने का और पब्लिक असिस्टेंस जो आप देना है उसको आप मेंटेन करेंगे. ठीक है,
सो बेसिकली देखिए फ्रेंड, ये जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि 21 जो DPSP आता है या जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो आप देंगे, ये बेसिकली मैं 45 के बारे में बता रही थी। माय मिस्टेक, माय बैड, सॉरी। देखिए 41 क्या कहता है, 41 कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप क्या करेंगे, राइट सिक्योर करेंगे, किसका काम करने का अधिकार को सिक्योर करेंगे, एजुकेशन के अधिकार को सिक्योर करेंगे और पब्लिक असिस्टेंस देने के अधिकार को सिक्योर करेंगे। किनका, किस केसेस में, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सिकनेस में और डिसेबिलिटी में। तो आर्टिकल 41 ये कहता है। और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 40 की जो ये DPSP है और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है बच्चों को किस एज तक, 6 से लेकर 14 एज तक, मगर ये बाइंडिंग नहीं है, ये खाली हमने स्टेट्स को डायरेक्शन दिया हुआ है, वो हमारा आता है आर्टिकल 45 में। ठीक है, तो बेसिकली 21A जो है फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में आता है, और 45 फोर्थ पार्ट में आता है, और ये क्या है हमारा DPSP है। ठीक है, ये भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों का। आफ्टर देखिए 46, आफ्टर 46 के कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट स्पेशल केयर फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टेंस ऑफ वीकर सेक्शन। तो बेसिकली ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उसको प्रमोट करने की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 46। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए उनके जो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करना है। ये आर्टिकल कौन सा बात करता है, आर्टिकल 46 बात करता है। अब देखिए यहाँ मैं एक आर्टिकल लेके आई हूँ, आर्टिकल 39 ENF। दिस इज़, आई विल लाइक कि आप इसको रिसर्च करिए, आप इसका आंसर फाइंड करिए कि ये आर्टिकल क्या बात करता है, और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। सो येस, द राइट आंसर इज C, 25%। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 7th। ठीक है, क्वेश्चन 7 के कह रहे हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड्स टर्म इज। तो बेसिकली जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगर आपने ह्यूरिस्टिक मेथड आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए जो ह्यूरिस्टिक मेथड है बेसिकली वो क्या करता है, इट इज़ अ वर्ड फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स टू डिस्कवर। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है क्या, डिस्कवर करना, खोज करना। ठीक है, इन ह्यूरिस्टिक मेथड हम क्या करते हैं, द स्टूडेंट इन ह्यूरिस्टिक मेथड द स्टूडेंट बी पुट इन द प्लेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिस्कवरर। मतलब एक बच्चे को एक डिस्कवर मतलब खोजकर्ता के रूप में हम उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नो हेल्प और गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय द टीचर इन दिस मैटर। मतलब कोई हेल्प और कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी बच्चे को टीचर की तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली बस एक बच्चे को क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिस्कवरर है, मतलब उससे कोई हेल्प नहीं है, कोई भी गाइडेंस नहीं है टीचर की तरफ से, बस उसको खुद से खोजना है सब कुछ। ठीक है, डिस्कवर करना है। इन दिस मैटर द टीचर सेट्स अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट। मतलब टीचर एक प्रॉब्लम देगा, ठीक है, उसका आप जो स्टूडेंट है वो डिस्कवरर बनकर खुद से उसका जो है आंसर निकालेगा। एंड देन स्टैंड असाइड वाइल दे डिस्कवर द आंसर। मतलब टीचर को खाली प्रॉब्लम देना है, ठीक है, और वो साइड में खड़ी हो जाएगी। ठीक है, साइड में शी विल स्टैंड असाइड, एंड उसके बाद जो सारे काम है, जो सारा प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, ठीक है, फैक्ट्स फाइंड करना, हाइपोथेसिस अगर आप क्रिएट करने की बात करें तो ये सारा कौन करता है, बच्चा खुद से डिस्कवर। इसीलिए इस मेथड को डिस्कवरी मेथड बोला गया, डिस्कवरी मेथड बोला गया। ठीक है, सो येस दिस वाज द ह्यूरिस्टिक मेथड विच मीन्स टू डिस्कवर। ठीक है, स्टूडेंट इज प्लेस एन इंडिपेंडेंट डिस्कवरर होता है बच्चा इसमें। ठीक है, सो येस ये था ह्यूरिस्टिक मेथड। अब देखिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है इस मेथड का, मतलब क्या पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, स्टेप इसका जो राइट आंसर है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चा एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, टीचर प्रॉब्लम देगी, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है बच्चा डिस्कवर करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसका सल्यूशन देगा या हाइपोथेसिस करेगा। ठीक है,
सो येस द राइट आंसर इज ए, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. ठीक है, सो दिस वाज द मेथड इन ह्यूरिस्टिक, करेक्ट सीक्वेंस इन ह्यूरिस्टिक मेथड. सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, अब देखिए मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप लोग को बताऊं तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग. ठीक है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने ये मेथड दिया है ह्यूरिस्टिक मेथड. मे बी आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका सामना हो जाए इस क्वेश्चन से. तो उनका एक डेफिनेशन भी है जो काफ़ी फेमस है. ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स आवर प्लेसिंग द स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल इन द एट्रीब्यूट ऑफ डिस्कवर. ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा और अपने माइंड में रिमाइंड करिएगा. सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंपल्सरी फ्रॉम विच क्लास. तो बेसिकली पूछ रहा है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उससे एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आया गया है. ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था पीछे कि RTE है, राइट टू एजुकेशन है, उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला. ठीक है, अब इसमें देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल रहे हैं. तो ये क्वेश्चंस आपको, ये जो एक्ट है इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं. इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है. अब NEP 2020 है, उसको भी थॉरली पढ़ के जाइएगा. ठीक है, तो राइट आंसर हियर इज डी, फर्स्ट क्लास. सो फर्स्ट क्लास से ही कंपलसरी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग कि इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट क्लासेस में रहेंगी. ठीक है, सो येस दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय UKSSC. ओके, सो येस फ्रॉम क्लास फर्स्ट. एंड नाउ देखिए NCF की हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो NCF किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है. देखिए यहाँ पर है फर्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. ऐसा नहीं कि स्कूल में जो हमने पढ़ाया है बस स्कूल में ही रह जाना है. जो हमने स्कूल में पढ़ाया है उस नॉलेज को हमें लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के आउटसाइड जो लाइफ है, लाइक हमारे होम, हमारे डेली यूजेस लाइफ में, उसको हमें अप्लाई करना है. उस नॉलेज को उसके साथ कनेक्ट करके सीखना है. ठीक है, तो जो लाइफ जो से रिलेटेड नॉलेज है वही गेन करना है हमें. एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो हमको उसको इतना इनरिच करना है कि वो टेक्स्ट बुक तक हम ना ही सीमित रहे हमारा करिकुलम, वो उसके बियॉन्ड मतलब उसके आगे भी जाए. उसके बाद देखिए नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी. ऐसी आइडेंटिटी हमें नर्चर करनी है. ठीक है, जो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ हमारी कंट्री के अंदर है. ठीक है, ओके, सो यस, तो यस दिस वाज आवर थर्ड प्रिंसिपल. आफ्टर दैट वी हैव मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटेरिगेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ. ठीक है, जो हमारा क्लासरूम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. हमारे एग्जामिनेशन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें लेके आनी है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो हमारा क्लासरूम लाइफ है उससे हमें इंटीग्रेट करना है. आफ्टर दैट इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड. तो बेसिकली जो हमारा जी ये तो प्रिंसिपल काफ़ी फॉलो किया जाता है, काफ़ी प्रमोट किया गया कि हमें जो रोट मेथड है, जो हमारे रटने वाली जो मेथड है उसको नहीं यूज़ करना है और हमें कौन से मेथड को प्रमोट करना है. डिस्कवरी मेथड हो गया, जो हम लोग कहते हैं रटंत विद्या, जो हमारा पहले चलता आ रहा था कि हमें पहले जो स्कूल्स में ट्रेडिशनल स्कूल्स में होते थे कि आपको रटना है, चीज़ों को रटना है, जितना आप रट सकते हो उतना आपके लिए सही होगा. वो सारी चीज़ें हमें अपने लिए हटानी है. ठीक है, सो यस दिस वाज द प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन 9, एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या नन ऑफ दीज. तो मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको हम कौन से नाम से भी जानते हैं. देखिए लीनियर है यहाँ पर है, ब्रांचिंग को हम इंट्रिंसिक
प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं, मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं. सो येस द राइट आंसर इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन. तो इसका दूसरा नाम लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भी है. सो नाउ वी विल मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 10th. According to whom communication is anything that conveys meaning that carries message from one person to another. मतलब किसने ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है. ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से ये भी सीखना है कि डेफिनेशंस भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. तो ये कम्युनिकेशन का डेफिनेशन जो आया है प्रीवियस आपके एग्ज़ाम में, तो ये इसका राइट आंसर है सी, ब्रोकर. देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन के कितने पार्ट होते हैं, वो कितने टाइप्स होते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग कम्युनिकेशन. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव, एंड दिस इज द कम्युनिकेशन definition given by Broker. Communication is anything that conveys meaning, that carries message from one person to another. So now we will move on to the next question, which is question 11th. Learning curve represent by the graph is. तो हमारा लर्निंग कर्व जो है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है. वी हैव 4 ऑप्शन: रेट ऑफ रिटेंशन, रेट ऑफ फॉरगेटिंग, प्रोग्रेस इन रेट ऑफ लर्निंग, या ऑल ऑफ दीज. सो आई होप आप लोग को इसका आंसर आता हुआ. नहीं आता होगा तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लर्निंग कर्व को पढ़िए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब देखिए बेसिकली हम बात करें तो लर्निंग कर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं. लीनियर कर्व, नेगेटिवली ऐसे रिलेटेड कर्व. ठीक है, एंड वी हैव दैट पॉजिटिवली ऐसे रिलेटेड कर्व, एंड वी हैव एश सेफ कर्व ऑल्सो. ठीक है, सो येस द राइट आंसर ऑफ इट विल बी लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, रेट ऑफ retention. ठीक है, so yes the right answer is A, the rate of retention. Rate of retention is seen in the learning curve. Okay, so yes A is the right answer. बेसिकली देखिए लर्निंग कर्व में रेट ऑफ रिटेंशन तो ठीक है, इसका आंसर देखिए फ्रेंड, रेट ऑफ रिटेंशन के अलावा रेट ऑफ फॉरगेटिंग, प्रोग्रेस इन रेट ऑफ लर्निंग, इसका आंसर डी होगा. ऑल ऑफ दीज, सॉरी बट इसका आंसर डी होगा. ऑल ऑफ दीज, रेट ऑफ रिटेंशन इज देयर, रेट ऑफ प्रोग्रेस एंड रेट ऑफ फॉरगेटिंग. ओके, सो येस द राइट आंसर इज डी. अब देखिए टाइप्स ऑफ कर्व्स कितने होते हैं, मैंने बताया लीनियर कर्व हो गए, नेगेटिवली से रिलेटेड कर्व, पॉजिटिवली से रिलेटेड कर्व, एंड एश शेप कर्व. ओके, सो येस when a person is acquiring a new skill, the performance curve of a learning follow one of the 4 general trends from beginning to the end of the practice period for a skill. So yes, this is the definition of learning curve. Now we will move on to the next question, which is question 12. The term used by Brunner to describe a form of learning that result from active exploration of alternative on the part of the learner is. देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो ब्रूनर है उन्होंने एक लर्निंग को डिस्कवर किया, लर्निंग मेथड उन्होंने दिया था, और वो मेथड क्या है, डिस्कवरी मेथड. ठीक है, सो ये उन्होंने दिया है. उसमें क्या करते हैं, एक्टिवली एक्सप्लोर करता है बच्चा उसमें अल्टरनेटिव्स को. ठीक है, और उस खुद से इंफॉर्मेशन डिस्कवर करता है. देखिए इसके बेनिफिट्स क्या है, एक्टिव इंगेजमेंट, बच्चा एक्टिवली इंगेज कर रहा है. प्रमोट्स मोटिवेशन, इसमें बच्चे के मोटिवेशन बढ़ता है. ओनरशिप ऑफ लर्निंग है. डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव critical thinking and problem solving. Tailored learning experiences. ठीक है, have fun also he will have. So yes, these are the benefits of discovery method, and the Brunner has given the method which is known as discovery learning, in which active exploration of alternatives are done. So right answer is A, discovery learning. Moving on to our next question, which is question 13. Which of the following sequence of representation is most appropriate टू डेवलप द वर्किंग स्किल इन चिल्ड्रन. ठीक है, तो बच्चों में जो वर्किंग स्किल है डेवलप करने के लिए, उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, सिम्बॉलिक, कॉन्क्रीट और दिस पिक्टोरियल, और वी हैव पिक्टोरियल,
symbolic and concrete. Okay, after that we have concrete, pictorial, symbolic. ठीक है, after that we have symbolic, pictorial, concrete. ठीक है, ये जो आप जो एक्सट्रैक्ट लेवल पे कैसे आप इसको क्या आपको सीक्वेंस है जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर इज कंक्रीट, पिक्चोरियल एंड सिम्बॉलिक. ठीक है, तो राइट आंसर इज कंक्रीट, पिक्चोरियल एंड सिम्बॉलिक. नाउ मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 14th. हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट. ठीक है, भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में कितने सब टेस्ट हैं ये आपको बताना है. ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर 3752. तो राइट आंसर इज सी 5. हाउ मेनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट. सो वी हैव 5 सब पार्ट्स. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ. ठीक है, आप इस जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़िए. ठीक है, इतना कुछ मैंने आप लोग को पीछे डायग्राम दिखाया, इतना एक्सप्लेन किया है. तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो खुद से पढ़िए. इसका मुझे और आप पॉइंट्स बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसके बारे में आप लोग मुझे एक्टिवली लिख के कमेंट सेक्शन में कि ये टेस्ट क्या बताता है, क्या क्या चीज़ें इसमें स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें आप सर्च करिए, पढ़िए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए. सो येस, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 15th. Who says that evaluation may be defined as a systematic process of determining, okay, the extent to which educational objectives are achieved by pupil. तो ये डेफिनेशन देखिए EAP ने दिया है, हेलमास्टेड ने दिया है, या टॉक्सन या एडम्स ने दिया, या डांडेकर ने दिया. तो राइट आंसर इज बी. इवोल्यूशन का जो डेफिनेशन देखिए, पीछे कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आया था, आगे यहाँ पर इवोल्यूशन का डेफिनेशन है. तो बेसिकली मैं आप लोगों से ये आपको ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेशंस भी याद करके जाइएगा फ्रेंड्स. डेफिनेशंस भी एग्ज़ाम्स में पूछ जाता है. ये जो डिट्टो जो है ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि UKSSC के एग्ज़ाम में प्रीवियसली आया था. ठीक है, सो येस, इवैल्यूएशन में देखिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वी डू एनालिसिस. ठीक है, परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड. ठीक है, इम्प्रूवमेंट इज़ डन. आफ्टर दैट इज द रिजल्ट इज शोन एंड फीडबैक इज गिवन. सो फॉर ऑल दिस एक्टिविटी वी डू व्हाट, इवैल्यूएशन. ठीक है, उसको हम असेसमेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को शो करने के लिए. ठीक है, एंड आफ्टर सो दैट वी कैन गिव फीडबैक. ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं. ठीक है, सो येस, दिस was our fifth question. Evaluation may be defined as systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved. ये दिया था डांडेकर ने. ठीक है, तो yes, हमने इस वीडियो में देखा कि 15 क्वेश्चंस वी हैव टेकन विच आर दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इससे रिलेटेड हमने और भी पॉइंट्स जाने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए इस क्वेश्चंस को देख के आपको थोड़ा हिंट भी मिलेगा, आपको आइडिया भी मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, और कैसे आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर कंस्ट्रक्ट करता है, उससे हमें काफ़ी हिंट मिलती, काफ़ी हम जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उसका आइडिया लेके, जिस्ट लेके जाते हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे हमें तैयारी करनी है. तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट से फ्रेंड, आई विल सजेस्ट कि आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाइए, पढ़िए. ऐसे ही क्वेश्चन जो रिलेटेड और है उनको आप ढूंढिए और करिए, सॉल्व करिए. ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स जो जैसे और भी जो ऊपर हमने क्वेश्चंस देखे उसमें और भी सेम क्वेश्चन नहीं तो इनसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं और डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है, सो येस, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा स्टडी, एंड आप लोगों को ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हम अच्छे से तैयारी करिए पेपर की। ठीक है, वर्क हार्ड ताकि आप अपने पेपर को क्रैक कर सकें। ओके, बाय, थैंक यू फॉर visiting the video. Thank you.